इजरायली जहाज अब इस समंदर में नहीं चलेंगे। हौथी लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी का ऐलान। बोले हम मासूम बच्चों की मौत पर कैसे खामोश रह सकते हैं। जानेंगे उनका ताज़ा बयान क्या है जिसने इजरायल की नींद उड़ा दी। और साथ में आपको बताएंगे इजरायली सैनिकों के साथ गाजा में बड़ा हादसा। सैनिकों के ऊपर गिर गई इमारत, भारी नुकसान। साथ में आपको बताएंगे हमास के उबैदा का ऐलान। फिलिस्तीन के बचे हुए हिस्सों को बचाओ। वेस्ट बैंक और यरूशलेम के युवाओं से प्रतिरोध को लेकर जरूरी अपील। और साथ में आपको बताएंगे इजरायल की सच्चाई बताने पर यूएन अधिकारी पर अमेरिका ने लगाया पाबंदी तो संयुक्त राष्ट्र ने जताया विरोध, बताया खतरनाक। इसी के साथ ब्रिटेन की संसद में ईरान को बताया सबसे बड़ा खतरा, लगाया गंभीर आरोप। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यमन के अंसारुल्लाह यानी हौथी मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी ने दो टूक ऐलान किया है। जब तक गाजा पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे तब तक रेड सी, अदन की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी इजरायली जहाज नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां अब भी इजरायल के इलात पोर्ट तक सामान भेज रही है। ये सोचकर कि शायद हौथी अब चुप है, लेकिन वो गलती कर रही है। हौथी नेता ने कहा हमारा फैसला अब भी लागू है और ये अटल है। और उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, एक्शन भी दिखाया। दरअसल हाल ही में हौथी लड़ाकों ने दो बड़े जहाज़ों को निशाना बनाया और समंदर में डुबा दिया। पहला जहाज़ था इटरनिटी सी जो इजरायल के इलात पोर्ट की तरफ जा रहा था। इसे एक ड्रोन बोट और 6 मिसाइलों से उड़ाया गया। दूसरा हमला मैजिक सीज नाम के जहाज़ पर हुआ। ये जहाज़ भी डूब गया और इसमें 4 लोगों की जान चली गई। हौथियों का कहना है कि ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारी भागीदारी है। अब्दुल मलिक बोले जब गाजा में बच्चों का कत्ल हो रहा है, जब बमबारी और भूखमरी से मासूम मर रहे हैं तो हमारी बंदूकें कैसे खामोश रहें। दोस्तों, इस सब का असर साफ दिख रहा है। रेड सी से होकर गुजरने वाले जहाज अब अपना रास्ता बदल रहे हैं। स्वेज नहर जो पूरी दुनिया के समुद्री ट्रैफिक का 12% हिस्सा संभालती है, अब काफ़ी खाली लगने लगी है। गौरतलब है कि मई 2025 में अमेरिका और हौथियों के बीच ओमान की मध्यस्थता से एक अस्थायी सीज फायर हुआ था। मकसद था रेड सी में शांति लाना, लेकिन हौथियों ने उसी वक्त साफ कह दिया था जब तक गाजा पर जुल्म ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई इजरायली जहाज सुरक्षित नहीं रहेगा। अब वही हो रहा है। हौथियों की धमाकेदार वापसी, रेड सी में नए हमले और इजरायल को खुली चेतावनी। जवाब में इजरायली सेना ने यमन के हुदैदा शहर और आसपास के इलाकों में मिसाइलें दागी, लेकिन हौथी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में एक गंभीर सुरक्षा घटना घटी है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना की एक टुकड़ी जिस इमारत में तैनात थी वो अचानक पूरी तरह से ढह गई। इस हादसे में कई इजरायली सैनिक मलबे के नीचे दब गए। दोस्तों, जब मुझे यह खबर मिली उस वक्त तक ये साफ नहीं था कि कुल कितने सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं, लेकिन जिस तरह की घटना की जानकारी सामने आई है उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस हादसे में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं गाजा पर जारी हमलों के बीच अब वेस्ट बैंक पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सशस्त्र विंग कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने हाल ही में वेस्ट बैंक में हुई 2 बड़ी फिदायन कार्रवाइयों की खुले शब्दों में तारीफ की है और फिलिस्तीनी युवाओं से मुकाबले को तेज करने की अपील की है। उबैदा ने टेलीग्राम पोस्ट करते हुए कहा, खलील से लेकर जेनिन तक हमारे बहादुर नौजवान बहादुरी से कब्जा करने वाली इजरायली फौज और उनके बस्तियों में रहने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये हमले अल अक्सा मस्जिद पर हो रहे अत्याचार और वेस्ट बैंक में बढ़ती जुल्म की घटनाओं का जवाब है जिसने फिलिस्तीनियों की जिंदगी नर्क बना दी है। उन्होंने साफ साफ कहा, अब वक्त है कि वेस्ट बैंक और यरूशलेम के हर नौजवान को खड़ा होना होगा। इजरायल के जुल्म को सिर्फ ज़मीनी जवाब ही रोक सकता है, इससे पहले कि वेस्ट बैंक का बचा खुचा हिस्सा भी हमसे छीन जाए। इसी तरह इस्लामिक जिहाद के सैन्य विंग सराया अल कुद्दस ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ की है, जिसमें 2 फिलिस्तीनी नौजवानों ने गोश आर्सियन नामक इलाके में एक डबल अटैक किया जिसमें गोलियों और चाकू से हमला किया गया।
इस हमले में एक इजरायली रिजर्व सैनिक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वो एक सिक्योरिटी गार्ड था और हमला इतना अचानक हुआ कि उसे बचाया नहीं जा सका। इसके कुछ घंटे पहले जेनिन के पास रमाना इलाके में एक और फिलिस्तीनी नौजवान ने चाकू से हमला किया था, जिसमें एक इजरायली सैनिक जख्मी हुआ और फिर उस फिलिस्तीनी युवक को मौके पर ही गोली मार दी गई। दोस्तों, इन घटनाओं के साथ अब वेस्ट बैंक की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। बीते कुछ महीनों में इजरायली फौज और बस्ती वालों ने वेस्ट बैंक के कई शहरों, गांवों और कैंपों पर हमले किए। मकान तोड़े गए, लोगों को जबरन हटाया गया और ज़मीनों पर कब्जा किया गया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने अमेरिका के उस फैसले को लेकर नाराज़गी जताई है, जिसने अमेरिका ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर काम कर रही यूएन की रिपोर्टर फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर पाबंदी लगा दी है। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने साफ कहा, किसी यूएन रिपोर्टर पर इस तरह पाबंदी लगाना बहुत ही खतरनाक कदम है। ये आगे चलकर और भी बुरी मिसाल बन सकता है। उन्होंने बताया कि फ्रांसिस्का अल्बानीज़ को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने नियुक्त किया है और वो उसी को रिपोर्ट करती है। वो यूएन महासचिव को रिपोर्ट नहीं करती और ना ही महासचिव का उनके काम पर कोई कंट्रोल है। अब सवाल ये कि अमेरिका ने क्यों प्रतिबंध लगाया, उसको क्यों मिर्ची लगी। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले अल्बानीज़ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के नाम लिए थे जो फिलिस्तीन पर इजरायल के कब्जे में मदद कर रही है। इन कंपनियों में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फाबेट, पैलेंटिर। रिपोर्ट में कहा गया कि ये कंपनियां इजरायली सेना को हथियार, सर्विलांस तकनीक और दूसरी चीजें दे रही है, जिससे फिलिस्तीन में कब्जा और हमले तेज हो रहे हैं। यूएन प्रवक्ता ने कहा, हर देश को किसी रिपोर्ट से सहमत या असहमत होने का हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रिपोर्टर पर ही पाबंदी लगा दो। उन्होंने साफ कहा, एक तरफा पाबंदियां लगाना बिल्कुल गलत है, ये यूएन के नियमों के खिलाफ है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ने इस अधिकारी पर इसलिए प्रतिबंध लगाया क्योंकि वो लगातार फिलिस्तीन के दर्द को बेबाकी से दुनिया के सामने रखते रहे, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग जोरदार मांग कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ये इसके असली हकदार है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या ये नोबेल शांति पुरस्कार के काबिल है? वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन की संसद की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कमेटी ने गुरुवार को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान आज ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खतरा बन चुका है। कम से कम 2022 से अब तक ईरान ने 15 बार ब्रिटेन में हत्या या किडनैपिंग की कोशिश की है। इन टारगेट्स में शामिल थे ईरान के खिलाफ बोलने वाले कार्यकर्ता, पत्रकार और राजनीतिक विरोधी। और ये सब कुछ ईरानी एजेंसियों ने ब्रिटेन के अंदर मौजूद आपराधिक गिरोहों और हथियारबंद नेटवर्क के जरिए किया। कमेटी के अध्यक्ष केविन जोन्स ने कहा, ईरान एक गंभीर, लगातार बना रहने वाला और अनप्रेडिक्टेबल खतरा है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो ब्रिटिश धरती पर भी हमला करने की नीयत और ताकत रखता है। इसमें दावा किया गया है कि ईरानी एजेंसियां साइबर अटैक्स, गुप्त नेटवर्क और शोर शूटर्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने निशाने साफ किए जाएं और खुद को छिपाया जा सके। रिपोर्ट में खासतौर पर BBC पार्सियन, ईरान इंटरनेशनल और मोनोटो टीवी जैसी लंदन से चल रही मीडिया संस्थाओं को खतरे में बताया गया है। दोस्तों, बीते साल मार्च में लंदन में ईरान इंटरनेशनल के रिपोर्टर पुरिया जरआती पर चाकू से हमला हुआ। इसके बाद ब्रिटेन ने ईरान और उसके नेटवर्क को हाई अलर्ट कैटेगरी में रखा। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन की ईरान नीति कमज़ोर है और फारसी विशेषज्ञों की भारी कमी है। कमेटी ने कहा, अगर ईरान ब्रिटेन में हमला करे तो उसे पूरे देश पर हमला माना जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरानी दूतावास ने इस रिपोर्ट को झूठा और गैर जिम्मेदार बताया है और कहा कि ये सब ईरान की छवि को खराब करने की साजिश है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।